वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 12 पे। इसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासकीय सूचकांक। नीति आयोग द्वारा निकाले जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक, उत्तर प्रदेश का क्या प्रदर्शन है, कैसे क्षेत्र में कैसा आपका रैंक चल रही है, कैसा प्रदर्शन चल रहा है, क्या स्कोर प्राप्त कर रहा है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। कोई भी PDF जो अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अलग अलग पेड ग्रुप। GS 2023 मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है हमारा, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है मेंस के लिए। सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, या फिर आप हमारा निबंध लेखन का भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग पूरी तैयारी चाहते हैं 2024 की, उनके लिए चल रहा है हमारा UPPCS 2024 शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप, जिसमें आपको सब कुछ एक जगह पे बहुत ही कम पेजेस में और मेन से लेके पूरी तैयारी आपकी, फिर सिलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी है उसमें, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करते रहिए। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 12 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। चलिए, तो ये GS 6 का पॉइंट नंबर 12 है, हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक, जो डेवलपमेंटल इंडिसेस होते हैं सारे, जितने भी ये निकाले जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, बाकी संस्थानों के द्वारा, इनका ये कौन कौन से हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाले, वो इसमें देखेंगे। और क्या उस पर्टिकुलर क्षेत्र से की कमी है, क्या सुधार है। वैसे आप इसमें जितने भी आपको बताए जाएंगे वो सारे आप पहले डिटेल में देख चुके हैं, हम हर एक को अलग से टॉपिक वाइज डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन इसमें आप इसको एक टॉपिक की तरह या फिर इसके पॉइंट्स कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको ये पता चलेगा कि आपका पुराना रिवीजन कितना हो रखा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी अब नीचे जिनसे अगर आपका पुराना अच्छे से रिवाइज्ड है, आपने बार बार चीजों को पढ़ रखा है, अपनी कीवर्ड्स की डायरी बना रखी है, तो एकदम से आपके दिमाग में पॉइंट्स आएंगे। और नहीं कर रखा है तो आपको करना चाहिए वो। ठीक है जी, चलिए। तो अब सबसे पहले आता है आपका नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश, जो हेल्थ इंडेक्स निकलता है नीति आयोग का, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या प्रदर्शन है, क्या ये सब इसमें देखेंगे हम। देखिए 27 दिसंबर 2021 को, अच्छा एक और चीज, कोई भी लेटेस्ट अगर डेटा आता है आपको अपडेट करा दिया जाएगा, वो आपके एग्जाम से पहले। ठीक है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग, अच्छा फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की, ये मुझे जरा कमेंट करके बताइए। हम अक्सर पढ़ते हैं नीति आयोग, लेकिन कई बार फुल फॉर्म दिमाग में नहीं रहती है, तो बताइए जरा मुझे कमेंट करके। 2019-20 के लिए अपना स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण था, ये 4th एडिशन ये जारी किया था, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पे, मतलब ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस, इसके हिसाब से राज्यों की रैंकिंग की गई थी। इसमें बड़े राज्यों में जो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले थे, उसमें प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, सोचिए, और केरला वो है शीर्ष स्थान पर। रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया था, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड थी। लार्ज स्टेट्स बड़े राज्य, छोटे स्टेट्स छोटे राज्य स्मॉल स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज। इसमें जो छोटे राज्य थे उनमें मिजोरम का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा और नागालैंड का सबसे नीचा प्रदर्शन रहा, जो स्मॉल स्टेट्स का कैटेगराइजेशन था उसमें। फिर आपका नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, टॉप पे रहा चंडीगढ़। इसके बाद फिर दादरा नगर हवेली और फिर था दिल्ली। तो दिल्ली का भी कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते हैं अगर हम यूटीज का देख रहे हैं तो अकेले। 30.57 के स्कोर के साथ बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में प्रदेश 19 राज्यों में अंतिम स्थान पे आया, सोचिए। तो अच्छी नहीं है स्थिति इसका मतलब यहाँ की। हालांकि जो वृद्धिशील प्रदर्शन था उसके मामले में आधार वर्ष अगर बेस ईयर लें 2018-19, उससे संदर्भ वर्ष में आए, रेफरेंस ईयर में आए, और 2019-20 में उसमें उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज करके उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। मतलब सीक्वेंशियल जो परफॉर्मेंस है उसमें टॉप पे रहा। लेकिन ये कंपैरिजन था मतलब जिससे लिया गया है और जहां तक लिया गया है वहां तक का। उसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के संदर्भ में केरल 82.2 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा।
इसके बाद तमिलनाडु 72.42 के स्कोर के साथ और तेलंगाना फिर तीसरे स्थान पे रहा। तो मतलब जो आपके दक्षिणी राज्य हैं उनका जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा चल रहा है हेल्थ के मामले में। ये एक चीज हमने देखी यहाँ पे। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारत समग्र स्कोर है, कंपोजिट स्कोर होता है ये, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करने वाले 24 संकेतक शामिल किए जाते हैं। इसमें इंडिकेटर्स के बेसिस पे रैंकिंग तैयार की जाती है। अब अगर हम देखें सूचकांक के आधार के अनुसार इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें क्या क्या है? पहला है हेल्थ आउटकम्स, दूसरा है आपका शासन तथा बुनियादी संरचना, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, और आपका गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर तीसरा होता है इसमें आपको इनपुट एवं प्रोसेसेस, ये शामिल रहता है। अब हेल्थ आउटकम में आप क्या क्या चीजें देखते हैं? हेल्थ आउटकम में आप देखेंगे भाई नवजात मृत्यु दर कितना रहा, मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टालिटी, हम सब कुछ कवर कर चुके हैं ये हमारे पुराने लेक्चर्स में। रिवाइज करते रहिए, इनको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए आपको शिशु मृत्यु दर क्या होता है। ये बताइए चलिए मुझे, न्यूनेटल मोर्टालिटी क्या होता है, मैटरनल मोर्टालिटी क्या होता है, और आपका इन्फेंट मोर्टालिटी क्या होता है, और एक होता है आपका जन्म के समय लिंगानुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ, इसको शामिल किया गया था। ये 3 बताइए मुझे आप कमेंट करके क्या होते हैं, एक लाइन में डिफाइन करके बताइए। फिर अगर महत्वपूर्ण इनपुट और प्रोसेसेस आप देखेंगे तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैसे हैं, क्या हैं, और उनके द्वारा अनुशंसित कार्यात्मक सुविधाएं, भाई उनके द्वारा जो फंक्शनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो कैसी हैं, इन सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। बुनियादी संरचना में संस्थागत, भाई आपके इंस्टीट्यूशनल प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही हैं, संस्थागत अस्पताल में प्रसव, अस्पताल में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता क्या है, मतलब जितने भी आपके वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तथा अस्पतालों के बुनियादी संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें जो आपके स्वास्थ्य सूचकांक में संज्ञान में ली जाती हैं और किस हिसाब से इनका स्कोर और रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खासकर ये 3 आपको पता होना चाहिए कौन सी 3 मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें इसको वर्गीकृत करके, और उसमें आता क्या है असल में, ये वाली चीजें खासकर आपको पता होनी चाहिए। चलिए खैर, अब प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंधित कमियां क्या हैं हम देख चुके हैं। एक तो आपको पता होगा हिंदुस्तान का जो पूरा स्वास्थ्य संरचना है वो किस हिसाब से है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये टॉप पे अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो हेल्थ आपकी कैसे डिवाइडेड है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ठीक है, एक पार्ट आता है आपका प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, एक आती है आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसमें आती है, जिसमें आपका पूरा आयुष आ गया, आयुर्वेदा, यूनानी, फिर आपका होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब आ गए, और एक आता है आपका वॉलंटरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कुछ जो वॉलंटरी बेसिस पे बनी थी, जो स्वेच्छा से बनाई जाती हैं। तो इसका पूरा आपको सेटअप पता है। इसमें पब्लिक हेल्थ में आपका वो आएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ये सारा हमने सेटअप देखा है। प्राइवेट में आप जानते हैं विभिन्न एजेंसियां आएंगी, हॉस्पिटल्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी, आयुष का पूरा है। तो मोटा मोटे तौर पे जो भारत का स्वास्थ्य से संबंधित प्रणाली है पूरी, वो इस हिसाब से वर्गीकृत है। इतना आपको समझ में आ गया। अब कमी कहाँ से, कमी सबसे ज्यादा आपको देखने की मिलेगी यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप, प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ में, इन पे कम ध्यान, ये सारी मिला जुला के जो है ये समस्या उत्पन्न करती हैं चीजें। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हेल्थ सिस्टम का इंडिया में। अब आगे देखते हैं। तो अब आप अगर देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे कमियां क्या क्या हैं, तो आपको पता चलेगा जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन में कमी है। अब जब चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि प्राथमिकता क्या है, तो आपका जितनी पॉलिसी है, कोई इंश्योरेंस है, कोई स्कीम है, उसका कार्यान्वयन अच्छा नहीं हो पाएगा, उन तक पहुंच नहीं बन पाएगी जहां तक आपको वो चीजें पहुंचानी है। फिर संस्थागत प्रसव में बहुत कमी है अभी भी, हमें लगता नहीं अभी तो सारे ही बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। लिंगानुपात में सुधार की कमी है बहुत ज्यादा। अस्पतालों में बुनियादी संरचना ही नहीं है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह यही परेशानी है, हर सेक्टर में यही परेशानी है, तो यहाँ भी यही है। बेड्स नहीं है, जो बड़े हॉस्पिटल्स में आपको अगर एग्जांपल दूं, दिल्ली जैसी जगहों का, यहाँ पे ये एम्स हो गया, आपका मौलाना आजाद हो गया, इन सब जगहों का इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन क्या लोगों की पहुंच है?
आराम से आप जाके बड़ा ऑपरेशन करा सकते हो वहां पे। 10 तरीके के तो आपको जैक चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, फिर भी बहुत लंबी वेटिंग चलती है। फिर कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर्स की, स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स की। स्किल अच्छी होनी चाहिए उनके पास, जिसकी वजह से वो अच्छा काम कर पाएंगे। नवजात जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के आंकड़ों का अभाव, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, आप इसमें एक और चीज डाल सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है मेडिकल फील्ड में, जितना होना चाहिए उतना बिल्कुल भी नहीं है। अवसरात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, है ना। बजट नहीं इतना है। अब बताइए मुझे, हमारा यूपी का कितना है बजट में प्रतिशत जो हम हेल्थ की तरफ देते हैं, और आप इंडिया का भी बताइएगा मेरे को। तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के तौर पे देखें और यहाँ पे जीएसडीपी में स्टेट में, तो वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से भी ज्यादा परेशानी आती है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं बन पाता हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और खासकर जब हम बात कर रहे हैं पैंडेमिक की, पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद खासकर जो कमियां सामने आई, उन सबको सुधार करने के लिए एक बहुत ही लंबा रास्ता हमें तय करने की जरूरत है। तो सुधार क्या है, सुधार से संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यही आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कीजिए, बुनियादी संरचना का संवर्धन करना होगा। आधुनिक उपकरण, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, उनकी कमी जो है उसको दूर करना पड़ेगा। हमने हमारे टूरिज्म वाले में एक टर्म देखी, मेडिकल टूरिज्म, कि मेडिकल टूरिज्म के लिए भी लोग यूपी में आते हैं। तो ये तब अच्छा हो सकता है ना जब यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो बहुत ही सुदृढ़ बने। और अधिक संख्या में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए, हर कोई अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। संस्थागत प्रसव हेतु जागरूकता का सृजन करना बहुत ही अनिवार्य है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को प्रदान की जाएं। भाई हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी हेल्थ की। स्वास्थ्यगत आंकड़े उचित ढंग से प्रस्तुत किए जाएं, डेटा बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए, जिसके लिए डिजिटाइजेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जन्म मृत्यु एवं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन सब का बिल्कुल उचित तरीके से पंजीकरण कराया जाना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। और एक और चीज, हमें फोकस करना चाहिए प्रिवेंटिव केयर पे। प्रिवेंटिव केयर पे तो फोकस है ही नहीं यहाँ पे, ना तो बीमारी पता चलने के बाद भी नहीं पूरा अच्छे से इलाज मिल पाता। तो एक आप पॉइंट ये लिख सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर पे जो है ज्यादा केंद्रित होना चाहिए हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और प्रदेश सरकार जो है उसने क्या किए, सुधारात्मक कार्य क्या किए? भाई करेक्टिव एक्शंस लेने की बहुत जरूरत है। एक तो आप जानते हैं आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रही है, उसके लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिशन मोड में उपलब्ध कराए जाने का प्रयास जारी किया जा रहा है। मतलब तीनों स्तरों पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों स्तर पे सुधार किए जा रहे हैं। वेलनेस की बात करते हैं अब हम, हेल्थ की नहीं, अब हम वेलनेस की बात करते हैं। आशा कार्यकर्ता जो हैं इनकी नियुक्ति और ज्यादा की गई है। आयुष्मान भारत में हेल्थ कार्ड्स मिलते हैं, स्वास्थ्य कार्ड, ये गरीब जनता को उपलब्ध कराए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और जननी स्वास्थ्य सुरक्षा में मातृ एवं शिशु के पोषण से के सभी उपबंधों को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। माल नरिष्ट ना रहे, कोई कुपोषित ना रहे, ना मां ना बच्चा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उसकी नीतियों को राज्य में और अधिक रूप से लागू किया जा रहा है और अच्छे रूप से जो है कार्यान्वयन में लिया जा रहा है। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अच्छे से ज्यादा और सारी चीजों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे और पॉइंट्स आप लिख सकते हो, पुराने लेक्चर्स रिवाइज करते जाओ और इसमें इंक्लूड कर लेना अगर आपको और पॉइंट्स की जरूरत है तो, ठीक है। नहीं तो इसका रैंकिंग वगैरह जो है वो आप किसी और आंसर में अपने इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये चीजें चलेंगी। अब आता है आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसमें क्या है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने जुलाई 2022 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। पूरा इनोवेशन एक टॉपिक के तौर पे नवाचार जो है हमने पढ़ा था, जिसमें कंप्लीट चीजें देखी थी हमने। तो इसमें प्रदेश को जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में 7वां स्थान मिला, तो इसमें फिर भी अच्छा था। नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए 17 मुख्य प्रमुख राज्यों, 10 उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 18.01 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना जो है 17.66 अंक दूसरे। इनके अंक आपको नहीं याद रखने हैं,
बस आप रैंकिंग याद रख सकते हैं। देखिए हरियाणा कितना बढ़िया काम कर रहा है इस क्षेत्र में। ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें हरियाणा का भी नाम है। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में प्रदेश 14.22 अंकों के साथ 7वें पे है, फिर उड़ीसा है 16वें पे, और फिर छत्तीसगढ़ है आपका अंतिम स्थान पे 17वें पे। ठीक है, ये हो गया। अब मणिपुर की आप देखेंगे अगर, तो ये 19.37 अंकों के साथ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य जो है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न प्लस हिल स्टेट्स, इसमें सबसे टॉप पे है। उत्तराखंड इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर है, जबकि जो नागालैंड है वो सबसे नीचे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को टॉप मिला प्लेस, और लद्दाख को मिला आखिरी स्थान। ये थोड़ा आप देख सकते हो। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्था आपका तैयार करती है इसको, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को। ये देश के इनोवेशन इकोसिस्टम का क्या मूल्यांकन है, क्या कुछ नया लाने के लिए एटमॉस्फेयर ठीक है, इकोसिस्टम पूरा है, अच्छा है, नहीं, इस सब का ये मूल्यांकन करते हैं, और ये विकास का एक माध्यम है। ये आप लिख सकते हैं। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान करता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, एक हेल्दी कंपटीशन उनके बीच में रहे, इसके लिए ये करता है। यह इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स जारी करते हैं ना, उसकी तर्ज पे तैयार किया जाता है। इसको कौन निकालता है बताइए, चलिए एक सवाल है आपके लिए। पिछले संस्करणों में विश्लेषण 36 संकेतकों के 36 इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते थे लास्ट की कुछ एडिशंस में, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का उपयोग किया गया है। 66 इंडिकेटर्स हैं। पहला और दूसरा इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में जारी किया गया था। ये आप लिख सकते हैं। इनोवेशन में उत्तर प्रदेश, अब इनोवेशन में प्रदेश क्या काम कर रहा है क्या नहीं, वो थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ स्कीम्स क्या पहले हैं, ये भी थोड़ी सी आप लिख के आ सकते हैं। ई गवर्नेंस और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं, उसकी अवधारणा का समर्थन किया जा रहा है। और उदाहरण है इसका ई डिस्ट्रिक्ट। ये उदाहरण जरूर लिख के आइएगा, ठीक है, खासकर जो राज्य संबंधित उदाहरण है, राज्य में जो पर्टिकुलर कोई मोबाइल ऐप या कुछ है, वो जरूर लिख के आना उनको। प्रदेश का डिजिटलीकरण भले ही धीरे धीरे लेकिन हो रहा है, काफी अच्छे स्तर पे। उद्योग धंधों में वृद्धि हेतु एक एकल विंडो, सिंगल विंडो पढ़ा था आपने, निवेश मित्र, उद्योग बंधु, इस टाइप के सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की जो है स्थापना की जा रही है। स्टार्टअप और उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए फरवरी 2023 में दूसरा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। आप जानते हैं बहुत सारे आपके MOUs पे हस्ताक्षर किए गए थे, जो बहुत सारा निवेश लाएंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा काम होगा इस तर्ज पे। नए एंटरप्रेन्योर्स, नए स्टार्टअप्स, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स को इजी करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देंगे। पढ़ा है ना ये सब सारी चीजें आप लोगों ने। सरकार द्वारा कानून व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे ये सारी चीजें भी चलेंगी। जैसे यूपी कॉप पढ़ा था, ये भी हमने, मोबाइल ऐप। सड़क एवं बिजली क्षेत्र में सुधार कर उद्यमशीलता का संवर्धन किया जा रहा है। ये भी आप एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, सारे लिख के आएंगे आप, बढ़िया अपना नंबर मिलेंगे। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश को राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, जो आपका एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स होता है, उसमें भी शामिल किया गया है। एक ये अच्छा पॉइंट है। और इसमें आप देख सकते हैं 2022 में नीति आयोग ने ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 से संबंधित रिपोर्ट में प्रदेश को अचीवर्स की कैटेगरी में शामिल किया था। और प्रदेश जो है वो ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 13वें स्थान पर है। स्कोर है 41। स्कोर याद रखना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाओ, तुक्का नहीं चल पाता मेंस में, ठीक है। यह सूचकांक नीति आयोग ने 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया है। गौरतलब है कि यह सूचकांक 6 मापदंड, इसमें आपके 6 पैरामीटर्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्कॉम का प्रदर्शन कैसा है, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या इनिशिएटिव्स हैं आपके, पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा पहल, न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, नई पहल और पहुंच, ये क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, और ये है आपके न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स, सामर्थ्य और विश्वसनीयता। इन सब चीजों की क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, इसके आधार पे जलवायु और ऊर्जा क्षेत्रों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए प्रयासों को ये ट्रैक करता है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मापदंड है। इनको आप किसी और आंसर में, कोई अगर आपका पर्यावरण से संबंधित सवाल आता है तो आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्रदेश जो है उसके अंक दिए हुए हैं, वो आप एक बार देख लो।
डिस्कॉम का प्रदर्शन 59.9, ऊर्जा दक्षता 42, अभिगम्यता, सामर्थ्य, विश्वसनीयता, सब कीवर्ड्स हैं, इनको कहीं भी यूज कर सकते हो। पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहले, नई पहले, इन सब में देखिए क्या है, सबसे अच्छा डिस्कॉम प्रदर्शन में यूपी का अंक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप अपने और बाकी जो आपके आंसर्स आप लिखो इन सबसे संबंधित उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब आता है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये देखेंगे अब इसमें क्या है, नीति आयोग जारी करता है इसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक को, जिसमें सर्वाधिक गरीबी मतलब मोस्ट पॉवर्टी कहां पे है उसके मामले में जो प्रदेश का स्थान रहा वो रहा तीसरा। सोचिए आप कितनी बुरी स्थिति है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या गरीब है। 38 ही होगी ना, जो बिहार पहले स्थान पे है और झारखंड दूसरे पे, बस तीसरे पे यूपी है ही। 44.47% आबादी कुपोषित है, माल नरिष्ठ है, जबकि सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य है, तो वहां पे थोड़ा कुपोषण की समस्या कम है, खा पी ठीक रहे हैं वो। श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती आया उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला, 74.3% आबादी गरीब है, बताइए आप। बहराइच है, फिर बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, ये वो सब हैं जो राज्य के सबसे गरीब जिले हैं। ये वो हो गया, पॉइंट इसके जरूरी नहीं है, बस रैंकिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ऑर्डर देख लेना। लखनऊ राज्य का सबसे कम गरीब जिला है, शायद राजधानी है इस वजह से, जिसकी आबादी का केवल 12.16% ही जो आबादी है वो गरीब में आती है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सबसे कम गरीब जिले कौन से हैं? लखनऊ, फिर कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद, आपका झांसी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.18 अंक प्राप्त हुए, जिसमें ग्रामीण एमपीआई स्कोर जो रहा वो इतना था और आपका शहरी इतना था। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये कि हालत जो है वो बहुत अच्छी है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के चलनी चाहिए आपको। ये होता है आपका इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब इसको इसमें सापेक्ष कमी देखी जाती है, गरीबी में कमी कितनी आई, महामारी का क्या प्रभाव रहा, इन सब चीजों का आकलन जो है इसमें किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखते रहना है। नीति आयोग इसको जारी करता है, इसमें बहुत सारे संकेतक होते हैं, आपका हेल्थ, एजुकेशन और बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है आपका, इस सब के आधार पे जो है ये सूचकांक बनाया जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको मेन बताए हैं। ठीक है, तो ये आपने सूचकांक देखा। अब प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश में पोषण में समग्र स्थिति दयनीय है। न्यूट्रिशन बेस्ड जो है ध्यान नहीं दिया जाता है गरीबी पे। फिर बाल एवं किशोर मृत्यु दर में स्थिति खराब है। मातृ स्वास्थ्य एवं मृत्यु दर में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार मातृ एवं शिशु पोषण हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषण कार्यक्रम एवं पोषण माह, सुना होगा आपने पोषण माह, ऐसे कार्यक्रम भी चला रही है। बाल पोषण सुविधाओं में संवर्धन हेतु सहयोग करके और एक बाल पिटारा करके एप्स हैं राज्य की, ये आप लिख सकते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। 7 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चे, गर्भवती तथा किशोरी बालिकाएं जो हैं उनको अनुपूरक पुष्टाहार प्रदान किया जा रहा है। सब कीवर्ड्स हैं, अनुपूरक पुष्टाहार। किशोरी स्वास्थ्य प्रतिरक्षण के अंतर्गत 1 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती हैं फ्री में। वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो सब, उसके लिए प्रदेश के लगभग 8 करोड़ ही हो गए व्यक्तियों को जीरो बैलेंस पे, वो जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी ना, जिससे जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है उसमें आपको पैसे वैसे देने या कोई भी सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पहुंच जाए, ये उसके लिए है। तो ऐसे ही खोले जा रहे हैं खाते। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंतर्गत जितने भी प्रदेशवासी हैं उनके लिए शौचालय तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के सभी परिवारों को उचित मूल्य पर विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट को रोकने के लिए प्रयास जारी किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार की मिड डे मील योजना जो है, आपका पीएम पोषण योजना जो अब हो गई है बदल के, उसका संचालन हो रहा है।
और राज्य सरकार स्कूल यूनिफॉर्म किताबें भी दे रही है मुफ्त में। छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने की बात की जा रही है। WHO क्या कहता है कि 1 टीचर 1000 बच्चों। नहीं, ये मैंने आपको हेल्थ वाला बता दिया, सॉरी, मुझे हेल्थ में बताना था। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो ये है, ये काट दो, ठीक है। चल, इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब अभी बहुत ज्यादा बच्चों पे एक मतलब कम टीचर हैं, ठीक है ना, ज्यादा टीचर होने चाहिए कम बच्चों पे। चलिए, अब आता है आपका नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स। SDG कमेंट कर दीजिए जरा मुझे, 17 के 17 याद है किसी को? नहीं, सर का वीडियो भी है एक ट्रिक वाला, आप लोग ऐसी चीजें याद करेंगे नहीं तो फिर आपके मेंस में अच्छे नंबर आने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो नीति आयोग ने 2021-20-21 में सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से तैयार किया। प्रथम सूचकांक 2018 में आया था। सूचकांक के माध्यम से नीति आयोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और रैंकिंग करता है, ठीक है। SDG सूचकांक देश की प्रगति की निगरानी का प्राथमिक उपकरण बन गया है। इसके द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। और सूचकांक 2023 का जो एजेंडा है, एजेंडा 2030, इसके तहत जो वैश्विक लक्ष्य हैं उनकी व्यापक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर आप ये देखें तो SDG जो सूचकांक है उसके तीसरे संस्करण में प्रदेश की रैंक अच्छी नहीं है। राज्य ने SDG सूचकांक में 60 अंक का स्कोर प्राप्त किया और 2021 में देश का कितना था SDG स्कोर? 66। प्रदेश में सूचकांक में परफॉर्मर है प्रदेश का जो रैंक है वो। और यद्यपि SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पीछे है, फिर भी राज्य द्वारा इन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास काफी किए जा रहे हैं और करेक्टिव एक्शंस काफी किए जाते हैं इसमें। इन्हीं की वजह से SDG जो लक्ष्यों के प्रति अधिकतम सुधार है उसका प्रदर्शन हो पाया है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, ये चीजें आप और अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है जी। फिर आता है आपका स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर सूचकांक नीति आयोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एजुकेशन तो अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा आगे। फिर तो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक की अगर हम बात करें, इसमें स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उसको विकसित किया गया है। सूचकांक का उद्देश्य क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार तथा नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक मंच प्रदान करके शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करना। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन, 20 बड़े राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर समग्र प्रदर्शन में केरला है पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश देखिए आप जरा क्या हाल है, देख रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 15-16 आधार वर्ष से 2016 के मध्य वार्षिक क्रमिक जो प्रदर्शन होता है आपका, उसमें सुधार किया था और इसमें ये राज्यों में तीसरे स्थान पे आया था, बड़े राज्यों में। लक्ष्य एवं उद्देश्य, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक का उद्देश्य नीतिगत सुधारों को कार्यान्वित करना है जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। सूचकांक सीखने के स्तर, पहुंच, इक्विटी, बुनियादी संरचना, शासन प्रक्रियाओं में सुधार करके शिक्षा परिणामों को, जो आपके एजुकेशन आउटकम्स हैं, उनको बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति को नियमित और पारदर्शी समीक्षा प्रस्तुत करता है। शिक्षा मंत्रालय, विश्व बैंक, क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसे प्रमुख हितधारकों सहित एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित सूचकांक में 30 महत्वपूर्ण संकेतक शामिल हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये उपयोगी कैसे है, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में आता है स्कूली शिक्षा, मतलब एजुकेशन बेसिकली। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होना राज्यों के ऊपर भी तो दारोमदार है इसका, उसमें भी राज्यों की भूमिका भी बहुत जरूरी है। सूचकांक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति की नियमित और पारदर्शी समीक्षा प्रस्तुत करता है। सूचकांक विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति को दिखाकर राज्यों को सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद, भाई कंपटीशन अच्छा रहे और आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा दे,
इसके लिए नीति आयोग सूचकांक के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाएं, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग राज्यों की, ये आपस में साझा करनी बहुत जरूरी है। कहीं पे बहुत अच्छा काम हो रहा है किसी पर्टिकुलर प्रथा को अपना के, तो उसको आप भी अपनाने की कोशिश करो। इसकी सुविधा प्रदान करने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर छोटा सा। ये सारे हमने डेवलपमेंटल इंडेक्सेस इसमें देख लिए हैं। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए शुभकामनाओं के साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखिए पीडीएफ बार बार आप पूछते हैं कहाँ से डाउनलोड होगी, कहाँ से डाउनलोड होगी। कहीं से नहीं डाउनलोड होगी, आप लोगों को पीडीएफ खरीदनी पड़ेगी पेड ग्रुप ज्वाइन करके। ठीक है, यहाँ से इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए आप, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। आपको सब फिर आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।